हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज हिंदी। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपका इंडियन पॉलिटी चल रहा है जिसमें कि लक्ष्मीकांत का जो सीरीज़ है उसमें हम कर रहे हैं और अब तक हमारे 4 चैप्टर्स हो चुके हैं और आज जो है हमारा 5th चैप्टर है संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल की जो बात है वह हम करेंगे। ठीक है, चलिए। देखो प्रस्तावना की आखिर प्रस्तावना जो है वह है क्या, प्रस्तावना के इम्पोर्टेंस क्या है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है नहीं हो सकता है, पूरी प्रस्तावना को आपको बाय वर्ड याद करना है, उसमें सीक्वेंस क्या है वह भी करना है। हम कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे और क्वेश्चंस के माध्यम से हम चीज़ों को समझेंगे। संविधान की प्रस्तावना के बारे में सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है वह कहते हैं कि संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो किसी ने कहा एएन पालकीवाला की बात करेंगे, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली क्या है, हमारे संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है, परिचय पत्र है। तो बेसिकली प्रस्तावना को क्या कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए ये पूरा बुक जो है वह स्टार्ट हो रहा है और बुक के स्टार्टिंग में एक ऐसा पेज है जो सभी का इंडेक्स और उसका जो अर्थ है वह बता रहा है कि हम इस बुक में इन इन बातों की चर्चा करने वाले हैं। तो एक पूरा जो समरी, एक पूरा जो सार, एक समटाइम्स इसको राजनीतिक दर्शन भी कहा जाता है कि हमारे संविधान का ऐसा कौन सा पार्ट है, ऐसा कौन सा भाग है जिसे संविधान का राजनीतिक दर्शन या संविधान का दर्शन कहा जाता है। तो यह भी आपका क्या होगा, प्रस्तावना होगा। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं ये टेलीग्राम है फॉर पीडीएफ और इस पे क्लासेस के इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। मंचू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाले इसको स्कैन कर ले या डायरेक्ट ज्वाइन कर ले। हमने देखा था कि 12 भाग है, इसमें से कि अभी हम भाग 1 में संवैधानिक ढांचा पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, संविधान का निर्माण, संविधान की अवधारणा विशेषताओं को कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना की। ठीक है, तो फर्स्ट में हमने जाना था कि कैसे 1773 से 1858 तक के एक्ट आते हैं, फिर ताज का शासन आता है। फिर उसके बाद हमने चर्चा की थी कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कैसे संविधान सभा बनी, क्या कार्य प्रणाली रही, कैसे वह प्रभाव में आया। फिर हमने अवधारणा में बात की थी कि संविधान का अर्थ क्या है, उसकी विशेषता क्या है, संवैधानिकता और संवैधानिक सरकार का मतलब क्या, और लास्ट हमारा था कि संविधान की क्या विशेषताएं हैं और उसके अलावा हमने जो आलोचना वाला पार्ट है इसको देखा था। आई होप ये 4 चैप्टर आपको समझ में आए होंगे। अच्छा, एक फैक्ट को लेके किसी ने लिखा कि नहीं एमएन राय नहीं थी, बीएन राव जो है संवैधानिक सलाहकार थे। एक आपके लाइव सेशन में इस तरह के कंफ्यूजन्स को हम ले लेंगे, इस तरह के डाउट्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम 3-4 पॉइंट्स इनको पढ़ेंगे। सबसे पहली बात तो हम इसमें जानेंगे कि संविधान की प्रस्तावना की आखिर विषय वस्तु क्या है, संविधान की प्रस्तावना की विषय वस्तु क्या है। सेकंड हम बात करेंगे कि संविधान के जो प्रस्तावना उसके तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसके कुछ कुछ मुख्य शब्दों की, जैसे कि संप्रभुता, जैसे कि समाजवाद, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, जैसे कि लोकतांत्रिक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, है ना। तो यहाँ पर हम सोवर्निटी, सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी या फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करने वाले हैं। अब देखो ये ऐसे वर्ड्स है, ये मुख्य शब्द है जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। अगर आपसे ये कहा जाए कि हमारा संविधान किससे शुरू हो रहा है, तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वह प्रस्तावना है और ये एक वाक्य में ही लिखा गया है। ये जो सेंटेंस है ना, ये एक ही वाक्य मतलब एक ही पैराग्राफ है, ऐसा नहीं है कि उसमें अलग अलग पैराग्राफ से इसको एक ही सेंटेंस में पढ़ा जाता है, ध्यान रखना। तो ये देखो कुछ ऐसे शब्द नहीं हो गए जिसने कि हमारे पूरे लोकतंत्र का एक तरह से आपको एक बुनियाद बता दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है ना। भारत में संप्रभु, भारतीय किस तरह से संप्रभु है, मतलब एक लोकतांत्रिक है, गणतंत्र व्यवस्था है हमारी, लोकतांत्रिक, गणतंत्रात्मक, संप्रभुता। तो ये सारी चीजें आपको क्या दिखा रही हैं कि आखिर जो मुख्य शब्द हैं वह क्या है, और ये मुख्य शब्द नहीं बल्कि ये इंडिया का नेचर है, ये हमारे संविधान का आधार है। और इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि अगर आपने प्रस्तावना को ठीक से पढ़ा है आप संविधान को समझ जाएंगे। ठीक है, किसी ने कहा कि ये कुंजी है, नोट है ना, कुंजी है, नोट है, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए ना, बस वही शॉर्ट नोट या कुंजी नोट है। पूरी जो सारी चीजें हैं वह प्रस्तावना से होकर निकली है। लास्ट में हम देखेंगे कि प्रस्तावना के इंपॉर्टेंस, महत्व क्या है, क्या ये संविधान का भाग है, ये संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन की क्या संभावना है, इस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लो हम पढ़ने क्या वाले, हिंदी और इंग्लिश में प्रस्तावना को देखेंगे, है ना। कुछ ये पॉइंट्स जो आप एनसीईआरटी में देख चुके हैं, मुख्य शब्दों में एक एक करके हम सभी शब्दों को समझेंगे। और जहां से प्रश्न आया है, जैसे कि वास्तविक संवैधानिक स्थिति से प्रश्न आया है, ये सारे प्रश्न
हम देखेंगे जो PYQs है 20, 21, 19 के, ये सब इससे संबंधित है। प्रस्तावना का महत्व क्या है, वहां से इस प्रश्न को देखेंगे। प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है, नहीं है, एक प्रश्न आया हुआ था 2020 में, उस पर बात करेंगे। और संविधान में संशोधन की क्या संभावना है, तो ये हमारा आज का क्लास रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और एक एक शब्दों से शुरू करते हैं। पर शब्दों के पहले हम देखें कि संविधान के प्रस्तावना की आखिर जो विषय वस्तु है वह आखिर है क्या। प्रियम्बल, प्रियम्बल, प्रस्तावना। आपको पता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले प्रस्तावना को अपनाया था? ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे पहले प्रस्तावना को अपनाया था? तो हम देखेंगे कि अमेरिकी संविधान में सबसे पहले, अमेरिकी संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को शामिल किया, बाद में और देशों ने भी इसको शामिल किया। तो अमेरिकी संविधान आपको याद रखना है, अमेरिकी संविधान में सबसे पहले शामिल किया गया, सबसे पहले प्रस्तावना को सम्मिलित किया या फिर प्रस्तावना को शामिल किया गया। ठीक है, अब सेकंड हम देखेंगे कि प्रस्तावना को शामिल करने के बाद कई देशों ने जो है वह इसे अपने संविधान की शुरुआत की कि सबसे पहले जब संविधान, जैसे कि कोई बुक शुरू होती है तो उसके पहले एक भूमिका बांध दी जाती है, ऐसे ही जब संविधान शुरू हुए विश्व के, उन सब ने इसको अपनाया। जैसे कि अगर हम UN चार्टर की बात करें तो वहां पर भी आपको एक घोषणा पत्र टाइप का मिल जाता, उसे भी काइंड ऑफ हम प्रस्तावना कह सकते हैं। अब देखो इसी तरह से हम देखेंगे कि अन्य देशों ने इसे अपनाया और जिसमें भारत भी शामिल है। आगे देखो, इसे कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है वह क्या है, परिचय पत्र है। किसका परिचय पत्र है? इसे परिचय पत्र या भूमिका कहा गया। प्रस्तावना को संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की, ये संविधान का परिचय पत्र है या संविधान की भूमिका है। और इसी तरह से अगर हम N.A. पालकीवाला की बात करें तो इन्होंने क्या कहा, संविधान का परिचय पत्र कहा। तो इनको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इनका नाम क्या है, A.N. पालकीवाला, A.N. पालकीवाला, A.N. पालकीवाला। इन्होंने क्या कहा, संविधान का परिचय पत्र कहा, संविधान का परिचय पत्र कहा। ठीक है, इसे परिचय पत्र, भूमिका या फिर संविधान का सार भी कहा जाता है। याद रखना कि अगर हम ये कहें कि ऐसा पहला सेंटेंस जिससे हमारा संविधान शुरू होता है, और कमाल की बात यह है कि इसके पहले जो शब्द है जिससे हमारा संविधान शुरू होता है, एक तो पहला सेंटेंस हो गया, पहले सेंटेंस में भी जो पहला वर्ड है वह जनता से, भारतीय जनता से संबंधित है। और इसने UPSC प्रश्न पूछ लेता है, आगे बताऊंगी क्या पूछ लेता है। ठीक है, तो यहां पर देखो बेसिकली कहा जाता है कि पंडित नेहरू के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन लाया गया था, अगर हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात करेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। कहा जाता है कि जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसमें काफी सारी ऐसी बातें थी जो इसमें हूबहू शामिल थी। तो उद्देश्य प्रस्ताव क्या है ये हम पढ़ चुके हैं अपने NCERTs में, है ना, इसको पढ़ने की अब यहाँ पे जरूरत नहीं है। उद्देश्य प्रस्ताव जो नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। तो पारित तिथि याद कर लो, 22 जनवरी 1947 को ये पारित हुआ था। और उद्देश्य प्रस्ताव में, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बहुत सारी ऐसी बातें थी, बहुत सारे ऐसे शब्द थे जो कि एज इट इज हमने शामिल कर दिए। जैसे कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, संप्रभुता संघ की बात करते हैं, वो सारी चीजें उद्देश्य प्रस्ताव में निहित थी। और यहाँ पे एक और लास्ट इंपॉर्टेंट बात है कि क्या अब तक इसमें संशोधन हुआ है? तो अब तक प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है। और ये संशोधन कौन सा था? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो हम देखेंगे कि ये 42वां संविधान संशोधन है। और इसमें किया क्या गया था?
42वां संविधान संशोधन, इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया था जिसे हम आगे प्रस्तावना में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बातें हैं हमारे प्रस्तावना के संबंध में। याद रखना, ये ऐसा पहला वाक्य जिससे हमारा संविधान शुरू होता है और इसे संविधान का दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, दार्शनिक भाग भी हम कह देते हैं समटाइम्स कि संविधान का दार्शनिक भाग कौन सा है, तो दार्शनिक भाग आपको प्रस्तावना ही मिलेगा। दार्शनिक भाग, क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये रही संविधान की प्रस्तावना। आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में याद करनी है, ये मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। पढ़ लेते हैं एक बार, ये पूरा एक सेंटेंस है, याद रखना ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, चलो। भारत का संविधान उद्देशिका, प्रस्तावना को क्या कह देते हैं? प्रस्तावना, प्रियम्बल, या याद रखना मैं यहाँ पर लिख भी देती हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट बात आपसे बचनी नहीं चाहिए कि पता चला कहीं पर जो है वह उद्देशिका शब्द आ गया तो उसमें ही कंफ्यूज हो जाओ कि क्या पता कौन सा ही भाग पूछ लिया। अरे भाई, उद्देशिका की बात करें या प्रस्तावना की बात करें, प्रियम्बल की बात करें, ये एक ही है। ठीक है, तो संविधान की उद्देशिका जो है वह क्या कहती है, इसको पढ़ो। पहले एक बार हम रीडिंग कर ले, एक बार इसको, इस वाक्य को पढ़ ले। ये इतना महत्वपूर्ण सेंटेंस है जिससे कि भारतीय संविधान जो शुरू हो रहा है, और इसमें भी सबसे पहले शुरू हो रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, ठीक है, फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 26 डे ऑफ नवंबर 1949 डू hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। अब बात आती है कि हम जब बात करेंगे बच्चों कि अब तक जो है वह एक ही अमेंडमेंट हुआ है और 42nd अमेंडमेंट की बात करेंगे 1976 में, तो इसमें कुछ शब्दों को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ शब्दों को जोड़ा गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आपको ये एक सबसे इंपॉर्टेंट वाक्य हमारे संविधान का, जिससे संविधान शुरू हो रहा है, और उसमें शुरू हो रहा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहली बात यह है कि इस प्रस्तावना के अगर हम मुख्य तत्वों को देखें, अगर हम बच्चों प्रस्तावना के मुख्य तत्वों को देखें, प्रस्तावना के मुख्य तत्व क्या है, प्रस्तावना में किस किस चीज का वर्णन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें अधिकारों का स्रोत लिखा हुआ है। यूपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है। अधिकारों का स्रोत मतलब हमारा जो संविधान है ये कहाँ से अधिकार जो है वह, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यहां से बात शुरू करी गई है। इसका मतलब क्या है कि प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति को अधिग्रहित करता है। तो यहां पर शक्ति का स्रोत क्या है, तो यहां पर अधिकारों का स्रोत है जनता, भारत की जनता। ठीक है, शुरुआती शब्द लिख लो, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, है ना, ये इसके शुरुआती शब्द हैं। और मतलब अधिकारों का स्रोत क्या हो गया, अधिकारों का स्रोत हो गया हम भारत के लोग। क्लियर। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है इसमें, ये पहली बात हो गई। अब दूसरा इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि जो हम इसके मुख्य तत्वों में ले ले, ये है प्रकृति। क्या आखिर प्रकृति है इसकी, तो जो इसके आगे वाली लाइन है वो आपको याद रखना है। प्रकृति या फिर नेचर, भारत का जो प्रकृति है वह क्या है, सो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, है ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये सारे शब्द लिख लो आप, संपूर्ण
संपूर्ण, इन सब शब्दों का हम जो अर्थ है वह अभी पढ़ेंगे, ठीक है। संपूर्ण, प्रभुत्व, संपन्न, ठीक है। और भी जो बाकी शब्द है वो सारे लिख लो कि जो प्रकृति है वह क्या है। एक प्रश्न मैं आपको दिखा दूं, देखो 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, 2021 का प्रश्न है। 2021 में पूछा गया प्रश्न, प्रश्न टफ नहीं था बच्चों। लोकतांत्रिक गणराज्य, संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो याद रखना कि संविधान में जो है वह अब तक एक बार संशोधन हुआ है, ठीक है। अब तक केवल संविधान में एक बार ही संशोधन जो है वह 42वां संविधान संशोधन हुआ है, जिसके माध्यम से कुछ शब्दों को जोड़ा गया था, जैसे कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो यहाँ पर जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में होता है, इसमें 3 शब्दों को जोड़ा गया, जिसमें कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को शामिल किया, और जो अखंडता शब्द है इसको शामिल किया। तो ये 1976 में जोड़ा गया। तो ये दोनों तो वैसे भी रॉन्ग हो गए। अगर आपको 42nd अमेंडमेंट पता था तब आप अपने आप इस क्वेश्चन को कर ले जाते। क्या केवल एक लोकतांत्रिक गणराज्य? लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं था, क्योंकि 26 जनवरी 1950 ऐसा दिन जब हमारे भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 26 जनवरी 1950 की अगर हम बात करें तो इस दिन जो है वह हमारा संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारा जो संविधान है वह क्या हुआ था, लागू हुआ था। और भारत का जो स्टेटस है, अगर रिपब्लिक होता ना बच्चों यहाँ पे, तब रिपब्लिक भी आ जाता, गणतंत्र स्टेटस हो गया था। तो गणतंत्र शब्द का क्या मतलब, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, है ना। सो द ओरिजिनल प्रीएम्बल अडॉप्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1949 एंड डिक्लेयर इंडिया आ सोवरन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इंडिया को सोवरन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का जो स्टेटस है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1950 में क्या था। तो 1950 में एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, जो कि 42वां संविधान संशोधन था 1976 में होता है, तब 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया। कहीं कहीं आती है बात की पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा हुआ है, धर्मनिरपेक्ष नहीं है, बल्कि हमने पंथ निरपेक्ष शब्द को अपनाया। और उसका मतलब क्या है, तो धर्म के अंदर भी कई पंथ होते हैं, जैसे कि हम मुस्लिम धर्म में भी बात कर लें तो शिया सुन्नी। तो यहाँ पर क्या है कि सरकार या संविधान जो है उसने ऐसी व्यवस्था को अपनाया कि वह ना केवल धर्म से निरपेक्ष रहेगा, बल्कि किसी पर्टिकुलर पंथ से भी निरपेक्ष रहेगा। तो एक और व्यापक अवधारणा को उसने अपना लिया, ठीक है, क्लियर है। तो ये स्टेटस वाली बात हो गई, इसलिए आपको स्टेटस जानना है। तो प्रकृति क्या है, तो प्रकृति आपने देख ली कि 26 जनवरी को 26 जनवरी को इसकी प्रकृति क्या थी, और इस वक्त जो प्रकृति है वह क्या है, ठीक है। चलो अब हम आगे देखेंगे। तीसरा इसमें मुख्य तत्व जो है वह आखिर क्या है, तो अधिकारों का स्रोत हो गया, है ना, भारत की प्रकृति हो गई। अब तीसरा है कि संविधान का जो उद्देश्य है वह क्या है। संविधान का उद्देश्य क्या है, ये भी इसमें लिखा हुआ है ना। तो प्रकृति बताता है, जो उद्देश्य है यह बताता है, और संविधान का जो उद्देश्य है वह क्या है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। न्याय, स्वतंत्रता, समानता एंड बंधुत्व, ठीक है। अब चौथा देखो बच्चों, इसमें एक डेट भी तो लिखी हुई है ना, एक तिथि का वर्णन है। आज हम 26 नवंबर 1949 इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर 1949। तो 26 नवंबर 1949 को एतद के द्वारा हमने क्या किया, संविधान को अंगीकृत किया। केवल अंगीकृत नहीं किया, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित, 3 शब्द लिखे हुए, केवल अंगीकृत नहीं किया, ठीक है। तो अंगीकृत, अधिनियमित एंड आत्मार्पित किया। सो हियर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ। गिव टू अवर सेल्फ की बात जो है वह की गई है, ध्यान रखिएगा, है ना, कि हमने अपना जो सर्वस्व है वह इस संविधान को दे दिया कि हम इसका पालन करेंगे। आपको याद होना चाहिए कि जब नागरिकता की हमने बात की थी कि अगर आपने भारतीय संविधान का अपमान किया है तो भारत सरकार इस आधार पर आपसे नागरिकता को, सिटीजनशिप को वापस ले सकती है। तो इसमें जो डेट लिखी है बच्चों, यह कौन सी डेट लिखी है, तो इसमें 26 नवंबर, 26 नवंबर, याद रखना, 26 नवंबर 1949। और ये कौन सी डेट है, संविधान को
पारित तिथि या लागू तिथि? संविधान की पारित है ना, पारित तिथि को लिखा गया है। क्लियर? तो यहाँ पर संविधान के मुख्य तत्व में हम देख लेते हैं कि इसके अधिकारों का स्रोत क्या है। तो अधिकारों का स्रोत है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब संविधान को, ये अधिकार और सारी चीजें, ये शक्ति का जो स्रोत है वह आखिर क्या है? तो शक्ति का स्रोत क्या है? संविधान शक्ति का स्रोत नहीं है। संविधान में जो शक्तियां हैं कि हम इस संविधान को ये शक्ति देते हैं कि इस अनुसार देश चलेगा, हम संसदीय व्यवस्था को अपनाएंगे, हम न्यायपालिका में इस तरह की व्यवस्था को अपनाएंगे। ये सारी बातें जो कही गई, ये बातें, इन सभी का जो सोर्स है, सोर्स की बात करेंगे तो शक्तियों का सोर्स इसमें जनता होगा। सेकंड हमने प्रकृति की बात की, थर्ड हमने उद्देश्य की बात की, फोर्थ हमने तिथि की बात की। तो ये चार ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको क्रम से ही याद करना है। समटाइम्स क्रम पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें एक और बात समझ लो, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। जैसे कि इसमें न्याय की बात की गई, तो न्याय कितने तरह के हैं? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। न्याय 3 तरह के हो गए। ठीक है, अब देखो इसमें स्वतंत्रता की बात की गई। अब याद कैसे करना है स्वतंत्रता की बात? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई। समता, समता की बात की गई। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, 2 तरीके। अब देखो यूपीएससी ने बच्चों यहां से प्रश्न पूछा था कि न्याय, स्वतंत्रता और समता को, न्याय, स्वतंत्रता और समता को आपको एक क्रम में जमाना है, कम से ज्यादा। तो सबसे ज्यादा स्वतंत्रता की बात की गई 5, फिर न्याय की बात की गई 3 और फिर समता की बात की गई 2, है ना। तो सबसे ज्यादा क्या है? पहले स्वतंत्रता आएगा, फिर न्याय आएगा, फिर समानता की बात आएगी। अब ठीक ऐसे ही यूपीएससी ने कई बार प्रश्न पूछा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन तीनों न्याय की बात की। अब यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि आर्थिक जो है, आर्थिक स्वतंत्रता दी गई, विश्वास की स्वतंत्रता दी गई, धर्म की स्वतंत्रता दी गई, अब क्या गलत है? तो गलत यह है कि आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, आर्थिक न्याय की बात है। यार इसी तरीके से चीजों को हमेशा पढ़ो। देखो बच्चों, समटाइम्स ना पढ़ा सबने होता है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं कि हो सकता है उन्होंने पढ़ा भी ना हो। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्होंने सही तरीके से पढ़ा होता है, जैसे प्रश्न आते हैं वैसे उन्होंने पढ़ा होता है। हमने पढ़ तो लिया, लेकिन हमारे पास वो तरीका नहीं है कि इससे प्रश्न कैसे आएंगे, क्योंकि हमारी वो अप्रोच नहीं। पढ़ते समय समटाइम्स क्या होता है कि हमारे सामने जब ये किताब होती है तो हमें लगता है कि बस हमें इसे खत्म कर देना है। ऐसा नहीं करना है, केवल किताब को खत्म नहीं करना है ना। क्वेश्चन इससे जब आए, प्रस्तावना से अगर प्रश्न आए, तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने भले अगर प्रश्न जो है वह थोड़ा ऐसा पूछ लिया है कि आपको सोचने में समय लग जाए, डायरेक्ट प्रश्न नहीं आया, बट आपसे प्रश्न बन जाएगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ों को तैयार कर रखा है, आपने ठीक से पढ़ रखा है। तो अगर आप ठीक से पढ़ोगे, इससे बाहर कहाँ से प्रश्न जाएगा। ठीक है, अब जैसे इसमें लिखा है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो व्यक्ति की गरिमा के साथ साथ की, व्यक्ति की गरिमा तो मेंटेन होगी ही होगी, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। अब ऐसे नहीं कि व्यक्ति की गरिमा है तो राष्ट्र की एकता अखंडता को साइड में कर दे, तो इन दोनों को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, तो फ्रेटर्निटी बंधुता है ना। सो याद रखना ये सारी चीजें हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, एनसीईआरटी में हमने पढ़ा था, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स में एक एक झलक दिखा देती हूँ, फिर हम विस्तार से पढ़ते हैं। बंधुता, फ्रेटर्निटी का मतलब क्या है? हम सभी ऐसा आचरण करें कि जैसे कि हम एक परिवार के सदस्यों, कोई भी नागरिक एक दूसरे से अपने से कम ना माने। तो यहाँ पर ये बात की गई बंधुता की, ये बात की गई फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी की जो बात है आर्टिकल 51A में भी की गई थी, मौलिक कर्तव्यों में भी, है ना, कि अब भाईचारा और आपसी जो विश्वास है वह बढ़ाए रखने का काम करेंगे। तो ये बंधुता है कि हम सब एक परिवार का हिस्सा हो, कुछ इस तरीके से आपको चलना है। जब हम रिपब्लिक या गणराज्य की बात करेंगे, तो क्या ब्रिटेन रिपब्लिक है? रिपब्लिक, गणराज्य। तो शासन का जो भी प्रमुख होगा वह लोगों के द्वारा चुना होगा। हाँ, तरीका अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये वंशानुगत नहीं होगा कि अब राजा का बेटा है तो वही राजा बन रहा है। तो शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, ना कि किसी वंश या राज परिवार से। नेक्स्ट हम देखेंगे लोकतंत्रात्मक, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत क्या है? संप्रभु, लोकतंत्रात्मक, है ना, धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, गणराज्य। तो यहाँ पर लोकतंत्रात्मक, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ? सो जिसमें सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार, लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और जवाबदेह बनाते हैं, सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। तो बस यहाँ पे वही है जो कि हमने लोकतंत्र की परिभाषा बच्चों देखी थी, कि इसमें राजनीतिक अधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होंगे, शासन का चुनाव जो है वह लोग करेंगे और सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलेगी। ये 2-3 बातें इसमें निहित हैं। इसके अलावा हम जस्टिस या न्याय की बात करेंगे,
तो 3 तरह के न्याय की बात की गई ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो जस्टिस का मतलब क्या होगा कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो न्याय हो गया। ठीक है, चलो समता, इक्वलिटी की बात करेंगे। तो इक्वलिटी में क्या है? कानून के समक्ष समता, कानून के समक्ष सभी लोग जो है वह समान है। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त होना होगा और हर नागरिक को समान अवसर होगा। तो कानून के समक्ष सभी लोग समान है और कानून के और सभी को समान अवसर होगा। एक तो कानून के समक्ष सभी समान और सभी को अवसर की समानता होगी, सभी को राइट टू अपॉर्चुनिटी होगी। स्वतंत्रता, लिबर्टी, फ्रीडम की बात करें तो नागरिक कैसे सोचे, किस तरह अपने विचारों को अभिव्यक्ति दे या विचारों पर किस तरह से अमल करें, इस पर कोई अनुचित पाबंदी ना हो, ये स्वतंत्रता, ये लिबर्टी की डेफिनेशन दी गई। सामान्य रूप से कहा जाता है कि स्वतंत्रता का मतलब होता है कि किसी तरह के जो कांस्टेंट है ना, एब्सेंस ऑफ एनी कांस्टेंट, किसी भी तरह के जो प्रतिबंध है वह उस पे ना होना, यही स्वतंत्रता है। बट स्वतंत्रता में एक और चीज शामिल हो जाती है कि बाहरी प्रतिबंध तो ना हो, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्ति को अपना विकास करने के जो अवसर है वह मिले जाए। याद करो, स्वतंत्रता वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक जो सिद्धांत वाली किताब थी, उसमें हमने पढ़ा था स्वतंत्रता को, उसकी यही डेफिनेशन थी। डेफिनेशन और उसका जो सार है वो नहीं बदलेगा, शब्द बदल जाएंगे, उसका भाव, उसका सार नहीं बदलेगा बच्चों। नेक्स्ट देखो, हम भारत के लोग। अब देखो इस शब्द का क्या मतलब है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, की भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, ना कि किसी बाहरी राजा या बाहरी आदमी ने दिया। तो भारतीय संविधान भारतीयों के द्वारा, और चूंकि हमने ही संविधान सभा के प्रतिनिधियों को चुना था, सार्वभौमिक निष्पक्ष मताधिकार पर नहीं चुना था, लेकिन वो जो प्रतिनिधि थे, ठीक है, हमारा जो संविधान है वह प्रतिनिधि परक बना हुआ था और प्रतिनिधियों के माध्यम से ही हमने चुनाव जो संविधान का निर्माण है वह किया। तो हम भारत के लोग भारत को एक, हाँ, और ये बात और है कि यहाँ पर ये भी बताता है कि भारतीय जनता जो है वह शक्ति का स्रोत है। भारतीय जनता जो है वह क्या है? शक्ति का स्रोत है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, समाजवादी सोशलिस्ट। समाजवादी सोशलिस्ट, इंदिरा गांधी ने कहा था कि हमारा जो समाजवाद है उसका हमारा अपना ब्रांड है। हमारा अपना ब्रांड है इन सेंस कि हम जितनी आवश्यकता समझेंगे उस अनुसार क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक समाजवाद की बात जो है, अलग अलग परिभाषाएं हो सकती हैं। वहीं पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो समाजवाद है हमारे यहाँ, उसका उद्देश्य गरीबी को दूर करना और आर्थिक न्याय की बात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर समाजवाद का मतलब क्या है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा हुई है और समाज में उसका बंटवारा समानता के साथ होगा। आगे हम दो विचारधाराओं के बीच में झूलेंगे, एक है मार्क्सवाद और दूसरा है गांधीवाद। तो हमारे यहाँ जिस समाजवाद को अपनाया वो ये वाला समाजवाद नहीं है कि मजदूरों बस जंग करो, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है, इसलिए वो वर्ग संघर्ष वाला समाजवाद नहीं है। हमारे यहाँ गांधीवाद वाला समाजवाद है, गांधीवाद वाला समाजवाद है ना। तो सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह से बनाएगी कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। सामाजिक आर्थिक असमानताओं को कम करना, ये डीपीएसपी में, राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में भी इसकी बात जो है वह की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। इसलिए यूपीएससी प्रश्न पूछता है कि धन का संकेंद्रण अगर हो रहा है, अगर वेल्थ का कंसंट्रेशन मतलब धन का संकेंद्रण किसी एक वर्ग या समाज में हो रहा है, तो ये किसका उल्लंघन है? तो राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों का। चीजें जुड़ी हुई हैं, अगर आपने सारी चीजें पढ़ ली तो अपने आप चीजें जो है वह इंटरलिंकिंग आप कर लोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। प्रभुत्व संपन्न लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हम चूंकि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है और इसी संप्रभुता के नाते हम किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण भी कर सकते हैं, लेकिन भारत की ऐसी सॉफ्ट पॉलिसी है कि वो ऐसा कभी करेगा नहीं, है ना। तो हम किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकते हैं और हम किसी अन्य देश के पक्ष में अपनी सीमा के किसी हिस्से पर अपना दावा छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यह बात भी यूपीएससी ने पूछी हुई थी कि क्या अगर हम संप्रभुत्व संपन्न की बात करते हैं और भारत जो है अगर सोवरन है, तब ऐसे में क्या वह अपनी किसी क्षेत्र पर हकदारी को छोड़ सकता है कि इस हिस्से पर भारत का दावा है, क्या वो उसको छोड़ देगा? या फिर वह किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर लेगा? जैसे नागरिकता भी दी जाती है इस आधार पर कि अगर भारत सरकार के द्वारा किसी विदेशी क्षेत्र पर अधिग्रहण कर लिया तो वहां की जो जनता है वह अपने आप भारतीय नागरिकता उसको मिल जाएगी। ये एक तरीका है कि आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न। फिर है पंथ निरपेक्ष।
पंथ निरपेक्ष। हालांकि पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष दोनों ही शब्द को याद रखना कि इंग्लिश जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों के लिए एक जो सेकुलर शब्द है इसका प्रयोग होता है। तो धर्म के अंदर जो है वह पंथ होते हैं। तो हमने अगर पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं जब हम, तो हम और भी डेप्थ में जाकर जो चीजें हैं उसको सोचते हैं। तो नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। सरकार सभी को धार्मिक मान्यता देगी और आचरणों को समान सम्मान देगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इंडिया ने जो धर्म निरपेक्षता का स्वरूप अपनाया वो पश्चिमी मॉडल की तरह नेगेटिव सेकुलरिज्म का मॉडल नहीं है, बल्कि भारत ने जिस स्वरूप को अपनाया वह एक पॉजिटिव मॉडल है सेकुलरिज्म का। ठीक है, इसकी हम बात करेंगे। चलो, तो ये थे कुछ विशेष शब्द, आप जल्दी जल्दी परिचित हो गए। अब हम चलते हैं। तो आप बच्चों क्या क्या पढ़ चुके हैं कि प्रस्तावना को भी पढ़ ली हमने हिंदी इंग्लिश में, विषय वस्तु क्या है, इसके तत्व क्या है, ये हो गया। अब हम चलते हैं, एक एक शब्द को समझते हैं, लेकिन इन शब्दों का एक ब्रीफ आपने समझ लिया, वो एनसीईआरटी से पढ़ चुके आप, एनसीईआरटी में उसको, है ना। चलो अब हम एक एक करके इसको समझते हैं कि इसमें क्या नेक्स्ट लेवल की जो बातें हैं वह की गई हैं। तो प्रस्तावना में कुछ मुख्य शब्दों का उल्लेख है: संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। और हमारा पहला इसमें शब्द है सोवनिटी। पहला शब्द है प्रभुता संपन्न। पहला शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुता। तो संप्रभुता शब्द का आशय आखिर क्या है? संप्रभुता शब्द का आशय है कि भारत ना तो किसी अन्य देश पर निर्भर है और ना ही किसी अन्य देश का डोमिनियन है। इसके ऊपर कोई और शक्ति नहीं है और यह अपने मामलों में किसी भी तरीके से डिसीजन लेने के लिए स्वतंत्र है। तो अगर बाहरी डिसीजन लेना हो, कोई एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी अफेयर्स हैं, जो भी डिसीजंस हैं, उन सभी में भारत स्वतंत्र है ना, वह डिसीजन ले सकता है। किसी का कोई बाहरी दबाव जो है वह नहीं है। तो ये सोवर्निटी कहलाएगी। ठीक है, याद रखना कि ये जो है वह सोवर्निटी कहलाएगी। क्लियर? चलो, तो आंतरिक और बाहरी किसी भी निर्णय में किसी और पर निर्भर नहीं है, वो अपने डिसीजंस जो है वह खुद ले सकता है, यही सोवर्निटी होगी। सो इट इम्प्लाइज इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट अ इंडिपेंडेंट स्टेट। तो जो हमारा ये इंडिपेंडेंट स्टेट है, ठीक है, संप्रभुता। तो प्रभुत्व संपन्न वही कि लोगों के अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती कि आप ऐसे रिलेशन चाइना से कर लो या फिर आप यूपी में इस तरह की व्यवस्थाएं कर लो। ये सारे डिसीजन खुद इंडियन गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, चलो, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब 1947 में पारित हुआ था, तब तक भारत ब्रिटिश शासक पर निर्भर एक उपनिवेश था, है ना। जब तक भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित नहीं हुआ था, तो इसके पहले तक क्या था? ब्रिटिश उपनिवेश ही तो था भारत। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत की राजनीतिक स्थिति ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी थी। ब्रिटिश राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ आपने सुना है। कॉमनवेल्थ का मतलब ऐसे देश जो कभी ना कभी पूर्णतः या फिर आंशिक रूप से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अधीन रहे या उसको उपनिवेश रहे, उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता था। तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल सत्ता जैसी थी, लेकिन 26 जनवरी 1950 को खुद को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य घोषित कर दिया। तो 26 जनवरी 1950 के पहले ये स्टेटस नहीं था, है ना। ये स्टेटस कब आया? ये स्टेटस आया 26 जनवरी 1950 को, जो कि यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा। ठीक है, क्लियर है इतना? और याद रखना कि यहां पर विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है और अपना दावा जो है वह छोड़ सकता है। दो बातों को याद रखो कि संप्रभु होने के नाते, चूंकि संप्रभुता है, इसका अर्थ ये है कि भारत किसी विदेशी सीमा का अधिग्रहण कर सकता है। करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन कर सकता है क्योंकि वह संप्रभु है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि अपनी ही किसी टेरिटोरी या अपने किसी एक क्षेत्र पर जो दावा है वह छोड़ सकता है। तो अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। अपनी सीमा के किसी हिस्से पर, अपनी सीमा के किसी हिस्से पर दावा छोड़ सकता है। ठीक है, ये दो बातें हैं कि संप्रभुता का आशय ये है या संप्रभुता में निहित अर्थ ये है। क्लियर? संप्रभुता क्लियर है? संप्रभुता के बारे में दो तीन बातें कि क्या भारत का स्टेट है, तो बिल्कुल है।
और संप्रभु या सोवरेनिटी की बात करें, इसका मतलब है कि अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय में जो है वह स्वतंत्र रहना, किसी पर डिपेंडेंट हुए बिना डिसीजन लेना। ठीक है, और ये स्टेटस हमारा कब हुआ? 26 जन 1950, 26 जनवरी 1950 को। और यहाँ पर हमारे इसके दो अर्थ है कि विदेशी सीमा का अधिग्रहण और अपने किसी हिस्से पर अपना दावा छोड़ देना। दूसरा शब्द है सोशलिस्ट, दूसरा शब्द है समाजवाद। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है? समाजवाद है। तो देखो ये जो सोशलिस्ट है, ये तो जो समाजवाद शब्द है ये पहले नहीं था, लेकिन हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान ने जिस स्वरूप को अपनाया उसका अर्थ कहीं ना कहीं समाजवादी व्यवस्था था। तो कहीं ना कहीं ये जो समाजवाद है, ये देखो समाजवाद का सीधा सा अर्थ ये निकाला जाता है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो समाज में संसाधन है, उन पर अधिकार, समाज में जैसे आप अर्थव्यवस्था में पढ़ते हैं कि उत्पादन और उपभोग की जो नीतियां हैं या इन सभी व्यवस्थाओं पर अधिकार जो है किसका होगा? सरकार का होगा, है ना, समाजवाद है। इसका उल्टा आप निजीकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो ये शब्द पहले नहीं था, ये शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जब अखंडता और धर्मनिरपेक्षता को भी जोड़ा गया था, तब समाजवाद को भी जोड़ा गया था। और इसमें यह कहा कि भारत के संविधान में नीति के निदेशक सिद्धांतों के रूप में समाजवादी लक्षण पहले से मौजूद था, लेकिन दूसरे शब्दों में कहें तो संविधान में यह भाव अंतर्निहित था, बस हमने उसको क्लियर कर दिया। यह भाव अंतर्निहित पहले से ही था, लेकिन हमने उसको क्या किया? क्लियर कर दिया कि समाजवादी शब्द भी हम प्रस्तावना में जोड़ दें, क्योंकि संविधान का सार है प्रस्तावना। प्रस्तावना को देख के हमें एक तरह से पता चल जाता है कि हमारे संविधान में हमने किन किन मौलिक बातों को, किन किन मौलिक भाव को अपनाया है। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों कि ये पहले से चूंकि अंतर्निहित था, हमने क्लियर कर दिया 1976 में 42वां संविधान संशोधन। अब तक केवल एक बार ही संविधान संशोधन प्रस्तावना में किया गया, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद। और यहां पर देखो हमने क्या किया है कि जो मार्क्सवाद है और जो गांधीवाद है, मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों से प्रश्न पूछा गया है, बेसिकली दोनों की तुलना करके कि मार्क्सवाद और गांधीवाद में समानताएं क्या है और अंतर क्या है ना। तो इस पे क्या कि आपको 4 वाक्य दे दिए, उसमें से आप छांटते रहिए। तो यहां पर ये कहा जाता है बच्चों कि भारत में जो है वह कैसा समाजवाद है? वह लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद है, लोकतांत्रिक तरीके से समाजवाद है। यहाँ पे वर्ग संघर्ष की या फिर यहाँ पे क्रांति की बात नहीं हो रही कि क्रांति जो है वही समाजवाद ला सकती, वो बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात हो रही है कि डेमोक्रेटिक जो है वह हमारे यहाँ सोशलिज्म है ना। तो यहाँ पर हमारे क्या है कि लोकतांत्रिक समाजवाद है, ना कि साम्यवादी समाजवाद, जिसे राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा जाता है, और जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण और निजी संपत्ति का उन्मूलन शामिल है। तो यहां पर ये साम्यवादी जो समाजवाद है ना, इसमें उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर, मतलब जो निजी संपत्ति उसको तो हटा ही दो। कहा जाता है कि जो निजी संपत्ति या फिर लोगों के अंतर्गत जो संपत्ति का स्वामित्व है, निजी स्वामित्व जो है वही असमानता का एक कारण है, और इसलिए निजी संपत्ति का उन्मूलन करो, सब कुछ सरकार के अंडर में दे दो। ये समाजवाद साम्यवाद है ना। वहां पे निजी संपत्ति की जगह ही नहीं है, निजी संपत्ति की जगह ही नहीं है ना। लेकिन हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया। लोकतांत्रिक जो समाजवाद है वह मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। लोकतांत्रिक समाजवाद किसकी बात करता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है। और इस मिश्रित अर्थव्यवस्था में हमने क्या किया है? सरकार के साथ साथ, ठीक है, कि सरकार भी हो लेकिन निजी संपत्तियों का उन्मूलन ना किया जाए, मतलब निजी स्वामित्व जो है ये भी बना रहे। तो सार्वजनिक और निजी जो है वह दोनों साथ साथ मौजूद है। और सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि जो लोकतांत्रिक समाजवाद है इसका उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को समाप्त करना। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य, और ये जो उद्देश्य है वह सुप्रीम कोर्ट के अनुसार है कि जो गरीबी है, ठीक है, गरीबी है, सामाजिक असमानता है, गरीबी, सामाजिक असमानता, उपेक्षा, वंचना, इसको क्या करना? समाप्त करना, है ना, इसको समाप्त करना। क्लियर? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हमारा लोकतांत्रिक। अब यहाँ से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि आखिर लोकतांत्रिक समाजवाद का जो मेन उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है? तो ये उद्देश्य है गरीबी को खत्म करना, है ना। एक आध शब्द भी याद रख लोगे कि गरीबी को खत्म करना,
गरीबी खत्म करना, असमानता को खत्म करना, आपको अपने आप याद रह जाएगा। तो अगर लोग देखो, अब आपको कहाँ पे इंपॉर्टेंस है, मान लीजिए प्रश्न आ गया कि लोकतांत्रिक समाजवाद या भारत के संदर्भ में इसकी क्या व्याख्या है, या फिर न्यायालय ने क्या व्याख्याएं की है, इस तरह के प्रश्न ही आ रहे हैं बच्चों। अगर आप 2023 में भी देखेंगे प्रश्न, तो 2-3 जो प्रश्न है उसमें सीधे सीधे एग्जाम्पल और सारी चीज़ों में न्यायालय को कोट किया हुआ है। तो न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, असमानता, उपेक्षा, बीमारी और अवसर की असमानता को खत्म करना है। ठीक है, अब देखो एक और बात आपको याद रखनी है कि बच्चों जब हम बात करेंगे कि मार्क्सवाद और गांधीवाद है ना, इन दोनों का बेसिकली क्या है, मिला जुला स्वरूप है, लेकिन झुकाव गांधीवाद की ओर है। तो हम देखेंगे कि भारत में दोनों इन सेंस मार्क्सवाद एंड गांधीवाद, दोनों का मिला जुला स्वरूप है, मिला जुला स्वरूप है, पर झुकाव गांधीवाद, ठीक है, की ओर। अब देखो एक और प्रश्न सीधा यहां से बन जाए, मान लीजिए कि भारतीय समाजवाद जो है वह मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिला जुला स्वरूप है, लिखते रहो अब इस पे। तो अब आप इस पे क्या लिखोगे, यही सारी बातें तो लिखनी है। तो प्रश्न चाहे यहां से पूछा जाए, प्रश्न चाहे सीधा सीधा पूछा जाए, अगर लोकतांत्रिक पूछा जाएगा तब आपको यहाँ पे आना है, ठीक है, सॉरी समाजवादी पूछा जाएगा तब आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि समाजवाद की ये दो विचारधाराएं हैं। और अगर विचारधाराओं से शुरू हो जाएगा तो समाजवाद पे आ जाना है। मतलब अगर आपने इसको ठीक तरह से स्टडी किया है बच्चों, तो प्रश्न जो है वो कुछ यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि अगर समाजवाद सीधा दे दिया तब तो हर बच्चा लिख लेगा, बट अगर यहाँ पे दे दिया कि मार्क्सवाद और गांधीवाद और इसको जोड़ के अगर पूछ लिया गया कि आखिर किस तरीके से लोकतांत्रिक समाजवाद जो है वह हो सकता है, या भारत ने किसे अपनाया है इन दोनों में से, तब आपको यही सारी बातें लिखनी है कि हमने मार्क्सवाद और गांधीवाद जो है दोनों का एक मिला जुला स्वरूप जो है वह अपनाया है। हमने यहाँ पर निजी संपत्तियों का उन्मूलन नहीं किया है, बल्कि सार्वजनिक और निजी संपत्ति जो है इन दोनों का मिश्रण है, ठीक है, एक मिश्रित स्वरूप, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। और साथ में ही हमने क्या किया है, गांधीवाद की तरफ जो है वह हमारा झुकाव ज्यादा है। सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि लोकतांत्रिक जो समाजवाद है उसका उद्देश्य ये है। और हाँ, पीएम इंदिरा गांधी जी ने कहा था कि हमारा अपना ब्रांड है इसका, है ना, हमारी जो फर्स्ट पीएम इंदिरा जी, इंदिरा गांधी ने कहा कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है, समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है, और हम जितना चाहें आवश्यकता अनुसार, लिख लो इस एक लाइन को, कि हम आवश्यकता अनुसार ही राष्ट्रीयकरण करेंगे, और राष्ट्रवाद ही समाजवाद नहीं है। केवल हम देखेंगे कि सिर्फ राष्ट्रवाद ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है, तो हमारा प्रकार जो होगा वो हम खुद तय करेंगे अपनी आवश्यकताओं के आधार पर। क्लियर समाजवाद क्लियर। चलो आगे चलते हैं। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, पढ़ चुके ना धर्मनिरपेक्षता को कई बार, फिर भी एक बार बता देते हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द भी वैसा ही है जैसे कि समाजवाद है, और इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमने जोड़ा, ठीक है। अब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा, और इसमें उच्चतम न्यायालय ने 1974 में कहा था कि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया, और इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान निर्माता ऐसा ही तो राज्य चाहते थे, तभी तो हमें आर्टिकल 25 से लेकर 28 दिया। तो भारतीय संविधान में जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों में से एक अधिकार आपका क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उसे 25 से लेकर 28 तक दिया गया है, और इस 25 से लेकर 28 तक का मेन उद्देश्य जो है वह सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना है। और हमने जिस मॉडल को अपनाया वह सकारात्मक अवधारणा है। तो भारत ने क्या अपनाया, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता के बेसिकली 3 सिद्धांत को जो है वह हम फॉलो करते हैं। पहला ये है कि कोई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का ऑफिशियल आप डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऑफिशियल कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का धर्म नहीं होगा, राजकीय धर्म आप घोषित नहीं कर सकते, जैसे कि कई देशों ने कर रखा है, तो राजकीय धर्म नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इसमें यह कहा गया है कि हस्तक्षेप हस्तक्षेप का सिद्धांत होगा, हस्तक्षेप का सिद्धांत होगा। तो इन कुछ सिद्धांतों के द्वारा जो सरकार है
ये सारी चीज़ें यहाँ बतानी नहीं थी, क्योंकि आपके ऐसे बच्चों के दिमाग में जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, उनके दिमाग में प्रश्न उठ जाएगा कि मैम ने ये नहीं समझाया। इसलिए नहीं समझाया क्योंकि ये इसमें दिया हुआ नहीं है। और हमें याद रखना कि जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत विस्तार से देखो, अगर जिस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपने ये लाइन सुनी है। वरना आप सभी बहुत स्किप कर करके देखते हैं, जंप कर करके। वो भी भाई बहुत पेशेंस चाहिए कि अगर आप सोचें कि आप कंटिन्यूअसली सारी वीडियो, कितनी भी अच्छी क्लासेस आपको दे, तो यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में क्या हो जाता है, ऊपर से फ्री दिया जा रहा है सारा मैटर यूट्यूब पे, तो आपको ये लगता है कि चलो आज नहीं कल देख लेंगे, है ना। पता चला 10 क्लास से आगे केवल एक ही क्लास देखी थी, चेक कर ले मैडम कैसा पढ़ा रही। अरे भाई क्लासेस देखो, आपके लिए हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चों कि ये सारे सिद्धांत हम एनसीईआरटी विशेष रूप से पढ़ते हैं कि हमने सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता का कैसा मॉडल अपनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्लेख नहीं है, लेकिन 25 से 28 तक चूंकि इसकी अवधारणा ऑलरेडी थी, तो हमने क्या किया है कि इसको क्लियरली जो है वह डिफाइन कर दिया, और हमने बता दिया कि भारतीय संविधान में चूंकि सभी धर्म समान है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता को हमने अपनाया और सभी धर्मों के समान आदर की बात हम करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आ गया शब्द लोकतांत्रिक। लोकतंत्रात्मक, पहले तो इस लाइन को याद करो। लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या अर्थ है कि सरकार का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार होंगे, लोग अपने शासन का चुनाव करेंगे, जवाबदेह बनाते हैं और इस सरकार को कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलाते हैं। तो एक तो शासन का चुनाव है, राजनीतिक अधिकार है, बस ऐसे कीवर्ड निकाले, राजनीतिक अधिकार है, शासन का चुनाव है और जवाबदेहिता की बात की गई बुनियादी नियमों के साथ, ठीक है। तो 3-4 बातें इसमें की गई। अब हम आते हैं कि हमने जिस व्यवस्था को अपनाया कि संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था की परिकल्पना की गई, है ना। संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक राजनीति, लोकतांत्रिक राजनीति को हमने अपनाया। लोकतांत्रिक, संविधान की प्रस्तावना में हमने लोकतांत्रिक राजनीति को अपनाया और ये संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है। लेकिन सर्वोच्च शक्ति याद रखना जनता के हाथों में, है ना। सर्वोच्च शक्ति किसके हाथों में है? सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथों। स्टार क्यों बना दिया, प्रश्न आया। चलिए, तो देखो अब हम बात करेंगे बच्चों कि जो लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र 2 तरह का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। लोकतंत्र कितने तरह का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो लोग हैं वह सीधी भागीदारी करते हैं, पर ये वही पॉसिबल है जहाँ की जनसंख्या कम हो, जैसे कि स्विट्जरलैंड की, अगर वहाँ पे 2-3 लाख लोग हैं तब वो पॉसिबल फिर भी है, बट हमारे देश में ये पॉसिबल नहीं है, या ऐसे जो भी जनसंख्या में विशाल देश है उसमें ये पॉसिबल नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की टूल क्या है, मतलब उसमें किस तरीके से जो व्यवस्था है वह चलती है, लोग कैसे भागीदारी करते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करेंगे तो लोग अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड में। और यहाँ पे 4 प्रमुख औजार है, जैसे कि परिप्रेक्षा है, रेफरेंडम है, पहल करना, इनिशिएट करना। यहाँ पे नागरिक जो है वह किसी संशोधन या संविधान में किसी नई बात की पहल कर सकते, इनिशिएट कर सकते, किसी विधि जो बननी उसको इनिशिएट कर सकते हैं। प्रत्यावर्तन या प्रत्याशी को वापस बुलाने का काम है कि किसी ने अच्छा काम किया उसको रिकॉल कर लो। तो भारत में भी चुनाव सुधार के लिए एक ये है कि हम क्या करते हैं, रिकॉल का ऑप्शन रखते हैं कि जिसने अच्छा काम किया है तो अगर लोग चाहे तो उसको रिकॉल करे, उसको वापस जो है वह बुला ले। तो प्रत्यावर्तन है प्रत्याशी को वापस बुलाना, रिकॉल जो है वह किसका है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का टूल है। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है, रेफरेंडम, इनिशिएट करना, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। जनमत संग्रह, लोगों की राय जानने के लिए संग्रह करा लेना, जनमत संग्रह जिसमें वे अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वोट का इस्तेमाल तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही लोकतंत्र में हो रहा है। और अंततः ये मत सोचना कि कुछ अलग है, लोकतंत्र का मतलब ये लोगों का शासन। हाँ, ये 2 प्रकार का होता है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमने किस स्वरूप को अपनाया, क्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष, है ना। हमने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपना लिया। अब देखो ये इनडायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम भी कह देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रातिनिधित्व। अब ये कैसे है,
तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अपना वोट का यूज किया, हमने एक व्यक्ति को चुन लिया जो आगे जाकर हमारे लिए डिसीजन ले रहा है, और इसी को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि व्यवस्था कहते हैं। अगर हम आधुनिक देशों की बात करें जिन्होंने संविधान को अपनाया, जिन्होंने डेमोक्रेसी को अपनाया, ज्यादातर देशों में आप जो ये प्रतिनिधि मूलक जो व्यवस्था है, जो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है, इस व्यवस्था को अपनाया गया। इसमें लोग जो है वह सीधे शासन नहीं कर रहे, इसमें लोग खुद इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपने जिस व्यक्ति को चुना है वो आगे जाके आपके लिए डिसीजन ले रहा है। जो संसद में बैठ रहा है, जो विधानमंडल में बैठ रहा है, आपके लिए वो जो MP ML है वो आपके लिए डिसीजन दे रहा है आपके बिहाफ पे। आपने उसको ये अथॉरिटी दी है अपने वोट के माध्यम से, हमने उसको चूज करा है कि चलो आप जो है वह हमारे लिए डिसीजन बनाओ, है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। तो हम देखेंगे कि लोकतंत्र को प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाएगा इस प्रकार के। और यहाँ पे ये भी दो प्रकार का होगा, एक तो है संसदीय, दूसरा है राष्ट्रपति। एक तो है संसदीय, दूसरा है राष्ट्रपति। ठीक है। तो यहां पर हमने क्या क्या बात की, एक बार फिर से देख लो। लोकतंत्र, ठीक है, लोकतंत्र में भी हमने दो प्रकार के लोकतंत्र की बात कर ली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। इंडिया में किस तरह का अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम प्रतिनिधि व्यवस्था भी कह देते हैं, इसको हम प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कह देते हैं। और ये जो प्रतिनिधि लोकतंत्र है इसको भी हम अगेन दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि जो अमेरिका ने अपनाया, जो इंडिया ने अपनाया। एक तो संसदात्मक व्यवस्था है, दूसरी अध्यक्षात्मक व्यवस्था है। अमेरिका भी तो डेमोक्रेसी है, लेकिन हाँ वहां पे जो व्यवस्था है अध्यक्षात्मक, अध्यक्षात्मक। ठीक है, तो यहाँ पर तो डेमोक्रेसी में, ठीक है, एक तो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष में क्या था, लोगों की सीधी भागीदारी थी। और इसमें इसके चार प्रमुख औजार थे, लोगों की सीधी भागीदारी, लोगों की सीधी भागीदारी, और चार इसमें टूल्स थे। ठीक है, फिर हमने अप्रत्यक्ष पे बात की कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लोग हैं, ठीक है, और यहाँ पे प्रतिनिधि, और यहाँ पे मान लीजिए सरकार है। तो सरकार तक जो है वह हमें डायरेक्ट पहुंच नहीं है, बल्कि हमने क्या किया, प्रतिनिधि को वोट दे दिया। अब ये जो प्रतिनिधि है ये यहाँ जा रहा है, तो ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, क्लियर। चलो, तो यहाँ पे जनमत, प्लेबिसाइट का मतलब क्या है, ये तरीका जिसके जरिए सीधे मतदान के द्वारा विधायी व्यवस्था तय हो जाए, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी के टूल है। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हो रही है। ठीक है, उपक्रम एक तरीका जिसके जरिए लोग किसी अध्यादेश को प्रभावी बनाने के लिए विधानमंडल को कह दें। रिकॉल जिसके जरिए मतदाता प्रतिनिधि को हटा सकते हैं या एक अधिकारी को कर्तव्य पालन न करने पर उसके कार्यकाल के पहले हटा सकते हैं या बुला सकते हैं। जनमत से निर्णय किसी मुद्दे पर इस तरीके से लोगों की राय ले ले कि क्षेत्रीय विवाद के निपटारे के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है, तो जनमत निर्णय जो है वह करा लिया जाए। तो ये कुछ हमने टूल की बात कर ली। भारतीय संविधान में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें कार्यकारिणी अपनी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होता है ना। तो यहाँ पर देखो, जब हम संसदीय व्यवस्था की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पर हम अगर संसदात्मक व्यवस्था की बात करेंगे तो इस संसदात्मक व्यवस्था में कौन किसके प्रति उत्तरदायी है। अब देखो, विधायिका मतलब कौन, विधायिका मतलब वो MP MLA जिसको हमने आगे चुनकर भेजा है। तो विधायिका लोगों द्वारा चयनित, लोगों ने इनको चयन किया है ना। और उसके बाद कार्यपालिका जिसमें मंत्री मिनिस्टर्स आते हैं, सिविल सेवक आते हैं। तो कौन किसके प्रति उत्तरदायी होगा, चूंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों का महत्व है, लोगों के वोट का महत्व है। तो विधायिका मंत्री भले ही अंगूठा छाप होगा, लेकिन चाहे वह सीनियर सेक्रेटरी हो, चाहे वह सिविल सर्वेंट हो, IAS IPS हो, उनका इंपॉर्टेंस उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना मंत्री मिनिस्टर का होगा। वो नीतियाँ बनाएंगे बट घोषणा मंत्री ही कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखना कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति, क्योंकि विधायिका को लोगों ने चयन किया है, के प्रति उत्तरदायी। ये संसदात्मक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है कि विधायिका, ठीक है,
कार्यपालिका जो है वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। हुआ क्लियर? अब देखो, वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता व भेदभाव का अभाव भारतीय राज्य व्यवस्था के लोकतांत्रिक लक्षण के स्वरूप हैं। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना ने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक आर्थिक जो लोकतंत्र है इसको भी शामिल किया। तो केवल राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं की गई, बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की भी जो बात है वह की गई। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट शब्द है गणतंत्र। नेक्स्ट वर्ड गणतंत्र। शासन का प्रमुख लोगों के द्वारा चुना हुआ हो, अब तक हमने ये पढ़ लिया, ना कि किसी वंश या खानदान के आधार पर। ठीक है, तो गणतंत्र की व्यवस्था की अगर हम बात करें कि लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में इसको दो वर्गों में बांटा जाता है, एक तो है राजाशाही, दूसरा है गणतंत्र। ठीक है, एक तो है राजाशाही। अगर ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो किसी भी लोकतांत्रिक राज व्यवस्था को जो है वह हम दो वर्गों में बांट सकते हैं। एक में ये हो सकता है कि जो राजा है, राजा उसका प्रमुख होगा, फिर राजा के बाद वंशानुगत रूप से जो भी उसका बेटा या बेटी होगा वो उसका प्रमुख होगा। लेकिन जब हम गणतंत्र की बात करेंगे, कहां से लिया ये हमने गणतंत्रात्मक व्यवस्था, बताओ जरा। संविधान की विशेषताओं में हमने संविधान के स्रोतों की बात की थी कि कहां से हमने क्या लिया, तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहां से ली? राजशाही व्यवस्था में राज्य का प्रमुख कौन होगा? जो वंशानुगत होगा, उत्तराधिकार के माध्यम से आएगा। और लेकिन गणतंत्र में राज्य का प्रमुख प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना होगा। अब इसमें भी प्रश्न आ जाए कि केवल प्रत्यक्ष रूप से चुना होगा तो गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना होगा, निश्चित समय के लिए चुनकर आएगा, है ना, जैसे कि अमेरिका, जैसे कि इंडिया। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र का अर्थ है कि भारत का प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति चुनाव के जरिए में सत्ता में आएगा और 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष रूप से। यहाँ पे प्रत्यक्ष शब्द गलत हो जाएगा। आप गए हैं क्या राष्ट्रपति के लिए वोट डालने, या सुना है कि मैं राष्ट्रपति पद के लिए वोट डालने जा रहा हूँ, वोट डालने जा, नहीं सुना है ना। तो थोड़ा सा अपनी सोसाइटी में अगर अवेयर रहोगे ना, तब भी इस तरह के प्रश्न हल कर ले जाओगे कि क्या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते अगर, तो कोई ना कोई देने नहीं गया होता अब तक, या फिर किससे कहानियों में किसी ने सुनाया होगा कि मैंने वीवी गिरी को वोट दिया था इसलिए वह जीत गए थे। तो यहाँ पर क्या बच्चों की अप्रत्यक्ष रूप से जो है राष्ट्रपति को चुना जाएगा, है ना। मतलब हमने जिनको लोगों को चुना है, जिन लोगों को, वह आगे जाकर राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसमें शामिल हो जाएंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र जो शब्द है, रिपब्लिक जो शब्द है, और रिपब्लिक स्टेटस हमारा कब हुआ था? 26 जन 1950, जब देश का संविधान लागू हुआ और हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति, उन्होंने जब शपथ ली थी तब। और अच्छा, शपथ किसने दिलाई थी? हमारे देश के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्हें शपथ किसने दिलाई थी? गणतंत्र में दो बातें और शामिल हैं, उसको और समझ लो। पहली बात इसमें यह कही जा रही है कि राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति जैसे कि राजा के हाथ में होने की बजाय लोगों के हाथ में होती है ना। तो गणतंत्र में क्या है कि राजनीतिक संप्रभुता ऐसा नहीं है कि जो राष्ट्रपति है वह कोई भी डिसीजन ले लेंगे, उनके पास अनलिमिटेड पावर है, ऐसा नहीं है। बल्कि इन द लास्ट हम देखेंगे कि लोगों के हाथ में सत्ता होगी, वह गणतंत्र होगा। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति, कोई ऐसा वर्ग नहीं होगा जिसे कि विशेषाधिकार प्राप्त है, जैसे कि हम कोई जमींदार वर्ग की बात कर ले, जैसे विशेषाधिकार है जो कि टैक्स नहीं देता। तो यहाँ पर किसी भी तरह के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग जो है उसकी अनुपस्थिति होगी, वह नहीं होगा। सार्वजनिक कार्यालय बगैर किसी भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के लिए खुला रहेगा। अब देखो, सार्वजनिक जो भी कार्यालय है, चाहे हम पुलिस स्टेशन की बात करें, कोर्ट की बात करें, या फिर जो भी इस तरह से है, वो सभी व्यक्तियों के लिए खुले बिना भेदभाव के। ये किसका लक्षण है? ये किस बात को बताता है? क्या ये लोकतंत्र दिखा रहा है? ये गणतंत्र दिखा रहा है। क्या ये समाजवाद दिखा रहा है? ये गणतंत्र दिखा रहा है। इससे ही दार सार्वजनिक कार्यालय जो है वह खुले रहेंगे। ये किस बात का प्रतीक है? ये प्रतीक है कि रिपब्लिक स्टेटस है हमारा, हम एक गणतंत्रात्मक देश है, हमारा स्टेटस गणतंत्र का है। आया समझ में? तो हमारा ये स्टेटस कब, ये देखो 2021 का प्रश्न है जिसे हम पहले ही सॉल्व कर चुके। अब नेक्स्ट हम आते हैं न्याय की बात करते हैं, जस्टिस की बात करते हैं। ठीक है, टोटल जो है वह 9 हमें संविधान के इंपॉर्टेंट वर्ड को पढ़ने हैं। हम यहाँ पे छठा पढ़ रहे हैं, जस्टिस या न्याय। अच्छा ये बताओ, प्रस्तावना में किन की बात की गई है, कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात यहाँ पर की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है, 3 प्रकार के न्याय की यहाँ पर जो बात है वह की गई है। चलो आओ देख लेते हैं इसको। तो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 तरह के न्याय की बात की गई है। न्याय का मतलब क्या है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना। जाति, धर्म और लिंग याद रखना है, इसमें जन्म स्थान, भाषा, ये सब कुछ शामिल नहीं।
इसमें क्या शामिल है कि जाति, धर्म और लिंग, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कि भारत में जो भेदभाव का प्रकार है, जैसे कि अमेरिका की बात करेंगे वहाँ पे वाइट नॉन वाइट है ना, गोरा है और काला है, वो वाला ज़्यादा चलता है। इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में इस जाति का है, इस धर्म का है, ठीक है, और लिंग जस्ट जेंडर के आधार पर आप देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन लगभग हर सोसाइटी में आपको मिल जाएगा कि हमेशा जो महिलाएं हैं या औरतें हैं उनको कम अधिकार है, जैसे कि सऊदी अरब ने पहले राइट टू वोट नहीं दिया था, 2015 के बाद दिया, ठीक है। तो इनकी सुरक्षा मौलिक अधिकार व नीति के निदेशक सिद्धांतों में की गई है, अलग अलग उपबंधों के जरिए। मौलिक अधिकारों में कई ऐसे प्रावधान है जो कि जस्टिस की बात करते हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस की बात करते हैं, ठीक है। अब अच्छा, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य है राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, और नीति के निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कई तरीके से विभिन्न उपबंध जो है वह किए गए हैं कि हम एक जस्टिस जो है वह एक जस्टिफेबल जो सोसाइटी है उसको बना सके, एक जस्ट सोसाइटी को बना सके। सो सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति के साथ जात, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना किसी भेदभाव के समान जो व्यवहार है वह किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म या फिर लिंग के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। तो यहाँ पर ये सामाजिक न्याय होगा। समाज के किसी वर्ग विशेष के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति रहेगी, SC, ST या फिर पिछड़े वर्ग और महिलाओं की स्थिति में सुधार किया जाएगा। तो ये सामाजिक न्याय की यहाँ पर बात हो गई, ठीक है। चलो आओ सामाजिक न्याय, पहले आओ एक प्रश्न देख लेते हैं फिर बता देती हूँ। इस प्रश्न को देखो जरा, आर्थिक यहाँ पर क्या लिखा है, उद्देश्यों में एक में आर्थिक न्याय में प्रदान किया गया है। आर्थिक न्याय 2013 का प्रश्न, किस में प्रदान किया गया है? प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, प्रस्तावना और नीति के निदेशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार निदेशक और राज्य के नीति निदेशक, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावना में तो रहेगा। अब प्रस्तावना के साथ साथ आप इसे मौलिक अधिकार में ले जाते हैं या फिर नीति के निदेशक सिद्धांतों में कहाँ ले जाएंगे? तो अगर हम आर्थिक न्याय की बात करेंगे, देखो प्रस्तावना तो है, प्रस्तावना के साथ साथ जो DPSP है इसमें भी ये बात की गई है, राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों में ये बात की गई है, आर्थिक लोकतंत्र, आर्थिक न्याय की बात की गई है कि सरकार जो है वह आर्थिक असमानता को दूर करने का प्रयास करेगी, आर्थिक न्याय की बात करेगी। तो ये राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में है। तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि जैसे कि आर्थिक न्याय है वो कहाँ दिया गया। एक और प्रश्न देख लो, प्रश्न है कि निम्न में कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? 2017 का प्रश्न है, 2017 का। बच्चों ये प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखना, ठीक है। UPSC ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। इन तीनों के लिए न्याय की बात की गई है, जस्टिस की बात की गई है, ठीक है। और जब हम स्वतंत्रता शब्द की बात करेंगे, लिबर्टी शब्द की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे धर्म, उपासना, अभिव्यक्ति, विचार, विश्वास की स्वतंत्रता, 5 तरह की स्वतंत्रताएं। पर जब न्याय की बात होगी ना, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की तो बात की गई है, बट आर्थिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि आर्थिक न्याय। क्या पूछ लिया था UPSC ने ऐसा जो आपने नहीं पढ़ा था? कहाँ से प्रश्न आया था? ठीक है। तो यहाँ पर देखो सामाजिक न्याय का मतलब सोसाइटी में रिलेटेड ये हो गया। आर्थिक न्याय का मतलब ये हुआ कि आर्थिक कांडों के आधार पर भेदभाव नहीं करना, और राजनीतिक न्याय जैसे कि राइट टू वोट, है ना। तो चलो आप ये भी बता देती हूँ, सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक न्याय देख लो। आर्थिक न्याय का मतलब क्या हुआ कि आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करना, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी को अवसर देना अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए, ठीक है। और जब हम राजनीतिक न्याय की बात करेंगे, अच्छा ये बताओ
कि बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि डेमोक्रेसी का फंडामेंटल जो आइडिया है वह क्या है, किस पर बेस्ड है, तो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी नागरिकों को सरकार में भागीदारी का समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, भागीदारी का अधिकार, सरकार में भागीदारी का अधिकार, जैसे कि राइट टू वोट, सरकार में भागीदारी का अधिकार जैसे कि राइट टू वोट। तो ये क्या है, ये सभी के लिए समानता है, वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है, ये राजनीतिक समानता की बात कर, राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। तो यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक अर्थ मतलब समाज में किसी तरह का भेदभाव आप कुछ आधारों पर नहीं करेंगे। आर्थिक की बात करेंगे तो आप आर्थिक कारणों के आधार पर नहीं करेंगे, असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। और जब हम राजनीतिक न्याय की बात करेंगे तो सरकार में भागीदारी या फिर जो भी राजनीतिक समानता से संबंधित अधिकार होंगे वो सभी को प्राप्त होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अगर हम बात करें तो इन्हें हमने किस क्रांति से लिया, इन्हें हमने रूस की। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, लिबर्टी, लिबर्टी स्वतंत्रता। अच्छा ये बताओ, जब हमने पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता को पढ़ा था तब हमने सबसे पहला इसका अर्थ जाना था कि स्वतंत्रता का सीधा सा मतलब है एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्स्टेंट, किसी भी तरह के प्रतिबंधों का ना होना। लेकिन किसी भी तरह के प्रतिबंध आप पर ना लगे, ना लगाए जाए, केवल यही स्वतंत्रता नहीं बल्कि इसके अलावा आपकी प्रतिभा, आप अपना पोटेंशियल को डेवलप कर पाओ, इसके लिए आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाए, वो भी इसमें शामिल है। तो स्वतंत्रता का अर्थ लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक की अनुपस्थिति के साथ साथ व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करना है। कि मान लीजिए बुनियादी सेवाएं ही अगर, बुनियादी सुविधाएं अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिल रही है तब वह कैसे अपना विकास कर पाएगा, कैसे सोसाइटी में अपने अस्तित्व को बना पाएगा, अपने उस अस्तित्व को सुरक्षित रख पाएगा। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, कि लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोक टोक ना रहे, लेकिन इसी के साथ साथ क्या है कि उनके विकास के लिए भी जो अवसर है वह दिए जाए, सरकार उनके लिए काम करे, ये स्वतंत्रता कहलाएगा। तो प्रस्तावना हर व्यक्ति के लिए मौलिक अधिकार के जरिए अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है और इसके हनन के मामले में कानून का दरवाजा जो है वह खटखटाया जाता है। हम सभी को पता है कि भाई राइट टू फ्रीडम कहां पर दिया हुआ है, 19 से लेके 22, आर्टिकल 19 से लेके कई तरह की स्वतंत्रताएं जो है वह हमें मिली हुई है। जैसे कि आर्टिकल 19 कहता है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम, है ना, ये सारी चीजें। तो आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये हमें कुछ स्वतंत्रताओं की बात करते हैं और ये सारी चीजें हमारे मौलिक अधिकार में लिखी हुई हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। जैसा कि प्रस्तावना में कहा गया कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफलतापूर्वक चलाने के लिए स्वतंत्रता परम आवश्यक है। हालांकि स्वतंत्रता का यह अभिप्राय बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कुछ भी करने का लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, आपको कुछ भी करने का लाइसेंस जो है वह स्वतंत्रता को लेकर नहीं मिलता। याद रखना कि कोई भी जो मौलिक अधिकार है उन पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है, युक्ति युक्त प्रतिबंध। जैसे कि अगर मान लीजिए आप बात करते हैं अभिव्यक्ति की, कि आपको जो है वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है या आपको प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता है, तो आपको राष्ट्र की सुरक्षा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, राष्ट्र की सुरक्षा का भी ख्याल रखना पड़ेगा और आपको लोगों की निजता या प्राइवेसी का भी ख्याल रखना पड़ेगा। दूसरे की प्राइवेसी में अगर आपकी स्वतंत्रता से का हनन हो रहा है, किसी और की प्राइवेसी का, तो वहां तक आपकी स्वतंत्रता को सीमित किया जा सकता है। तो आपको स्वतंत्रता मतलब कुछ भी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता है। ठीक है, सो हालांकि स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है कि व्यक्ति को कुछ भी करने का लाइसेंस मिल गया। स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल संविधान में लिखी सीमाओं के भीतर ही किया जाता है। और संक्षेप में कहा जाए तो प्रस्तावना में प्रदत्त स्वतंत्रता एक मौलिक अधिकार शर्त रहित नहीं है ना। ठीक है, तो स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, ये आदर्श हमने कहां से लिए, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, फ्रांस की क्रांति से। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व हमने कहां से लिए, फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये जो है वह फ्रीडम की बात कर ली, बस इतना ही है इसमें। अब हम आगे चलते हैं, इक्वालिटी की बात करेंगे। इक्वालिटी, समानता, है ना। तो कितने तरह की समानता की बात की गई है,
कितने तरह की समानता की बात की गई प्रस्तावना में? समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। कितने तरह की समानता की बात की गई है प्रस्तावना में? अभी भी देखो कुछ बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। क्या बोल रही हूँ मैं? कि मैं पूछ रही हूँ कि कितने तरह की समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, दो तरह की हो गई ना। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। प्रतिष्ठा व अवसर की, ठीक है, इसकी बात जो है वह प्रस्तावना में की गई। अब हम समझते हैं थोड़ी सी इक्वालिटी की बात। अच्छा, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो राइट टू फ्रीडम तो होगा आपका, लेकिन जब हम राइट टू इक्वालिटी की बात करेंगे, राइट टू इक्वालिटी का मतलब, राइट टू इक्वालिटी आपको कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक इसका वर्णन किया गया। 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता होगी, धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर, मूल वंश के आधार पर आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता होगी 16, अस्पृश्यता का अंत होगा 17, उपाधियों का अंत होगा 18। तो ये 14 से लेकर 18 तक ये जो मौलिक अधिकार है, ये प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि राइट टू इक्वालिटी, जो समानता है, वह बनी रहे। तो समता का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कहाँ से लिया? समता की। अच्छा, यूपीएससी ने एक बार प्रश्न पूछा कि समानता का मूल मतलब क्या है, इसका आशय क्या है? सभी समान है, इसका मतलब क्या है? कि किसी के पास कोई स्पेशल राइट नहीं है, तभी तो सभी समान है। अगर आपने किसी को स्पेशल राइट्स दे दिए तो फिर वो समान नहीं रहा। तो यहाँ पर क्या है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिविलेज। तो यहाँ पर विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार करना। तो अगर इक्वालिटी है तो विशेषाधिकार नहीं होंगे, किसी व्यक्ति के पास विशेषाधिकार नहीं होंगे, ये समानता की बात है। एक स्टार लगा दूं? प्रश्न पूछा यूपीएससी ने, ठीक है। चलो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना हर नागरिक को स्थिति और अवसर की समता की बात करती है, स्थिति और अवसर की समानता की बात करती है, ठीक है। और इसके 3 आयाम शामिल है, नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक। नागरिक, राजनीतिक और आर्थिक, ये सब समानता की भी जो बातें हैं, मतलब आयाम में शामिल की जाती है कि नागरिक अधिकारों के रूप में सभी को एज अ सिविलियन जो अधिकार मिलने चाहिए वो सभी के लिए समान हो। राजनीतिक रूप से एक समानता हो, राजनीतिक समानता का मतलब क्या है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। आर्थिक का मतलब क्या है? तो यहाँ पर कुछ कुछ इसके ऐसे आप देख लेंगे कि क्या क्या इसके मेन मतलब है। ये होगी स्वतंत्रता। अब हम चलते हैं लास्ट, फ्रैटर्निटी। हम सब एक परिवार के हैं, वही फ्रैटर्निटी हो गया। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारे की भावना, और संविधान में एकल नागरिकता के तंत्र के माध्यम से हमने भाईचारे की भावना, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा नहीं है कि आप एमपी के भी हैं और आप इंडियन भी हैं। जैसे कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है तो दोहरी निष्ठाएं हो जाती है कि हम न्यूयॉर्क के भी हैं और हम अमेरिका भी हैं, दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप है। बट हमने एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह अपनाया है, और इसका मेन कारण ही यही था कि हम क्या करें, एक तरह से लोगों में कि नहीं, हम बिहारी हैं या फिर साउथ के हैं, कन्नड़ हैं, मलयालम है, या हम गुजराती हैं या एमपी के या राजस्थानी हैं, उसके पहले हम इंडियन है ना। अगर देश के बाहर जाओगे तब आपकी एक ही पहचान होगी कि आप इंडिया से आए हैं। वहां पे ना आपका जात, ना आपका धर्म, आपकी कास्ट, कुछ नहीं देखा जा रहा है। तो यहाँ पर देखो कि अगर हम बंधुत्व की बात करें तो बंधुत्व एकल नागरिकता को प्रोत्साहन करता है। और मौलिक कर्तव्यों की बात करें, आर्टिकल 51 का मौलिक कर्तव्य ये कहता है कि हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषा, क्षेत्रीय और वर्ग विविधताओं के ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेगा। तो आर्टिकल 51, तो यहाँ पे बंधुत्व की बात एक तो प्रस्तावना में की गई है, दूसरी बात कहां पर की गई है? मौलिक अधिकारों में, नीति के निर्देशक तत्वों में, या फिर मौलिक कर्तव्यों में? मौलिक कर्तव्यों में भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना को धार्मिक, भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक
ये जितनी भी विविधताएं हैं इन सभी से ऊपर उठकर कि हम एक फैमिली है, वो वाला जो भाव है, हम एक परिवार है। जब हम वासुदेव G20 का देखेंगे तो मेन उसका थीम क्या है? वासुदेव कुटुंबकम। पूरा विश्व ही एक परिवार है, वासुदेव कुटुंबकम, है ना। तो यहाँ पर अगर वसुदेव कुटुंबकम की बात हम वहां पर, अच्छा वसुदेव कुटुंबकम है ना, राइट, वो होगा। तो बच्चों अगर हम पूरे विश्व को एक परिवार मान सकते हैं तो हम एक देश में हम सभी आपस में एक दूसरे को परिवार नहीं मान सकते। कहा जाता है कि राष्ट्र वह होता है, राष्ट्र लोगों की भावनाओं, आकांक्षाओं, उनके पारस्परिक विश्वास, इतिहास, इन सभी के एक मिला जुला स्वरूप है। और उसमें राष्ट्र में एक विश्वास की भावना होती है कि हम सब भारतीय हैं, और यहाँ पे एक राष्ट्रीय पहचान होती है कि हम सब भारतीय नागरिक हैं, है ना, इंडियंस है। तो ये हमारी एक कलेक्टिवली एक आइडेंटिटी हो जाती है। राष्ट्रवाद में पढ़ा था ना। तो यहाँ से क्या है कि हमें भाईचारे को प्रोत्साहित करना है। तो प्रस्तावना कहती है कि बंधुत्व में दो बातें हैं, पहला है कि व्यक्ति का सम्मान और दूसरा है देश की एकता और अखंडता। तो बंधुत्व में क्या है? केवल एक सिद्धांत या दो सिद्धांत है? दो सिद्धांत। तो यहाँ पे व्यक्ति का सम्मान की बात भी की गई, व्यक्ति की गरिमा की बात की गई, और देश की एकता और अखंडता की बात भी की गई। और याद रखना, अगर हम अखंडता शब्द की बात करेंगे, इस अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए। थोड़ा सा प्रस्तावना का महत्व पढ़ लें। हो गए आपके इंपॉर्टेंट वर्ड, लास्ट है प्रस्तावना का महत्व। फिर एक एक और है संविधान के भाग के रूप में प्रस्तावना, और प्रस्तावना में संशोधन की संभावना। तो सबसे पहले तो देखो महत्व इसका ये है कि प्रस्तावना में उस आधारभूत दर्शन, मतलब वो चीजें जिस पर हमारा संविधान एक तरह से टिका हुआ है, हमने संविधान में जिन चीजों को लागू किया गया है, जो हमारी सोच है, जो हमारा दर्शन है, वो प्रकट इससे होता है। तो आधारभूत दर्शन बेसिकली ये है ना। अगर हम ये कहें कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रस्तावना के माध्यम से दिख जाएगा, ये फिलॉसफी है। ठीक है। सो राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मौलिक मूल्यों का उल्लेख हमने किया है संविधान के आधार पर। अच्छा देखो, राजनीतिक मूल्य है, हम लोकतांत्रिक हैं, हम गणराज्य हैं, आपके राजनीतिक मूल्य है, आपके धार्मिक मूल्य, क्योंकि हमने धर्मनिरपेक्षता की बात की, आपके नैतिक मूल्य है, हम बंधुता की बात कर रहे हैं, हम व्यक्ति की गरिमा की बात कर रहे हैं, नैतिक ही तो हो गया। तो हमने जो भी राजनीतिक, धार्मिक और नैतिक मूल्यों की बात है वो हमने की, एक तरह से आधारभूत दर्शन है। इस संविधान सभा की महान आदर्श सोच उल्लेखित है, और यह संविधान की नींव रखने वालों के सपना और अभिलाषाओं का परीक्षण करती है। अब देखो 2017 में प्रश्न पूछा था, अगर आपने सीधा सीधा पढ़ लिया कि भाई प्रस्तावना मतलब दर्शन, प्रस्तावना मतलब वो सोच, किस आधार पर आपने संविधान को बनाया, आपको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। क्या पूछा है? भारत के संविधान के निर्माताओं का दिमाग या सोच, है ना, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में वो हो गया कि अगर हम सोच की बात करें तो सोच किसमें परिलक्षित होती है? प्रस्तावना मौलिक अधिकार, नीति के निदेशक तत्व और मौलिक कर्तव्य किसमें परिलक्षित होती है? obvious सी बात है, प्रस्तावना में, प्रियम्बल में दिखाई देती है उनकी सोच क्या रही। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान के जो सभा के अध्यक्ष रहे सर अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, कि हमने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना की, दीर्घकालिक सपना है, जो सपना हमें लंबे समय तक देखना है, जिस आधार पर हमें जो है वह देश को चलाना है। एक तो अल्पकालिक सपना हो गया कि आज मुझे जो है वह किसी पर्टिकुलर जगह घूमने जाना है। एक दीर्घकालिक सपना कि अभी कुछ 1 साल नहीं होगा, 2 साल 3 साल मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे यूपीएससी क्रैक करना है। तो आपके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल होते हैं, है ना। कहा जाता है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के प्लेजर में फंस गए तो लॉन्ग टर्म के आपके जो गोल हैं वो आपके चले जाएंगे, आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कहा कि हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य रहे KM मुंशी, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना हमारी संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है। संविधान सभा के एक और सदस्य थे पंडित ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है और संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है, संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। तो संविधान का बेसिकली अगर मूल्यांकन करना है, केवल प्रस्तावना देख लो, केवल प्रस्तावना के आधार पर आप इसका जो मूल्यांकन है वह कर लेंगे, आपको आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो यहाँ पर
आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, यहाँ पे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है कि संविधान सभा का मूल्यांकन आप केवल प्रस्तावना से कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, सबसे ज्यादा सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा कुंजी आभूषण है। आत्मा कुंजी आभूषण किसने कहा? पंडित ठाकुरदास जो भार्गव हैं इन्होंने कहा था। ठीक है, इसके अलावा देखो किसी ने कहा कि कुंजी नोट है, तो जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे एम हिदायतुल्लाह, आपने नाम सुना होगा, इन्होंने जानते हो क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि प्रस्तावना अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा के समान है। अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा जो है उसके समान है हमारी प्रस्तावना, ऐसे एक पूर्व न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह जो है वह कह गए थे। उन्होंने कहा था कि लेकिन यह घोषणा से भी ज्यादा है, क्योंकि ये हमारे संविधान की आत्मा है, ये हमारे राजनीतिक समाज के तौर तरीकों को दिखाता है। हमारा जो राजनीतिक समाज है, एक राष्ट्र क्या होता है? एक पॉलिटिकल, एक कलेक्टिव राष्ट्र, एक कलेक्टिवली एक हम देखते हैं ना कि उसकी पॉलिटिकल जो है वह उसकी टेरिटरी होगी, जनता होगी, संप्रभुता होगी, सरकार होगी। तो यहाँ पर क्या है कि एक जो राज्य है, ठीक है, एक जो राष्ट्र है, कोई भी जो देश है, वो किस तौर तरीके को अपना रहा है उसको ये दिखाएगा। तो अमेरिका की घोषणा पत्र, अमेरिका की जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था, उससे तुलना एम हिदायतुल्लाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं इसका एक और टॉपिक, जो कि है संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना। आप संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकते हो, ध्यान से सुनना, संशोधन कर सकते हो जब वह संविधान का भाग होगा। अगर वह संविधान का भाग नहीं है तब आप उसमें संशोधन कैसे करोगे? उसको एज अ संविधान का भाग ही नहीं कंसीडर किया, तब आप उसमें संशोधन नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये बात मैंने क्यों कही मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, प्रस्तावना को लेकर एक विवाद चला, क्या यह संविधान का भाग है या संविधान का भाग नहीं? इस बारे में हम देखेंगे तो एक तो केशवानंद भारती मामला है। ठीक है, इस बारे में देखो, एक केशवानंद भारती मामला आएगा, ठीक है, और इसमें हम देखेंगे एक बेरोबारी संघ मामला आएगा 1960-1973। तो पहले हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह ये कह देगा कि प्रस्तावना संविधान में निहित सामान्य प्रयोजनों को दर्शाता है। प्रयोजन, उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स, है ना, इसलिए संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क के लिए कुंजी है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद में प्रयोग की गई व्यवस्थाओं के अनेक अर्थ निकलते हैं। इस व्यवस्था के उद्देश्य को प्रस्तावना में शामिल किया गया है और प्रस्तावना की विशेषता को स्वीकार करने के लिए इस उद्देश्य के बारे में व्याख्या करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये संविधान का भाग नहीं, भाग नहीं है। ये किसमें कहा? ये पहले वाले में कहा, बेरुबारी। बेरुबारी 1960 है शायद, है ना, 60। चलो, तो 1960 बेरुबारी संघ मामले में क्या कहा कि ये बेसिकली हमने जिन चीजों को उसका उद्देश्य दिखा रहा है, संविधान का भाग नहीं। आगे देखो, केशवानंद 1970, उच्चतम न्यायालय ने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। केशवानंद भारती मामले में कहा कि इस व्याख्या को हम अस्वीकार करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है? नहीं, बिल्कुल है ना, है अधिकार ये। और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो केशवानंद में क्या कह दिया? प्रस्तावना भाग है। ठीक है, ये केशवानंद मामला। प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए, जो प्रस्तावना में चीजें लिखी है ना, उनको ध्यान में रखकर अध्ययन किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर LIC ऑफ इंडिया है ना, LIC ऑफ इंडिया मामले में ये कहा था कि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि व्यवस्था दी गई कि प्रस्तावना संविधान का एक आंतरिक हिस्सा है। ये बात 73 में जब कर रहा है, तब जाके 76 में 42वां संविधान संशोधन होता है। अगर आप संविधान का भाग मानोगे तो इसमें संशोधन कर सकते हो, यहाँ पे भाग नहीं माना तो संशोधन नहीं किया जा सकता। लेकिन केशवानंद भारती मामला और LIC ऑफ इंडिया मामले में ये माना कि ये आंतरिक हिस्सा है, और जब आप आंतरिक हिस्सा मानोगे तब आप इसमें संशोधन कर सकोगे। और बाद में 42वां संविधान संशोधन इसी आधार पर किया गया था कि अगर ये संविधान का भाग है तो संविधान के भागों में संशोधन जो है वह संसद कर सकती है। हाँ, इसकी मूल ढांचे को नहीं बदल सकते, ऐसा आप कोई। अच्छा, एक बात और सुनो बच्चों, कि प्रस्तावना में उद्देश्य और राजनीतिक दर्शन सारी चीजें लिखी है, अधिकार, न्याय, समानता, सबकी बात की गई। लेकिन
ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाने की बात इसमें की गई। किसी तरह का प्रतिबंध लगाने की बात नहीं कही और किसी तरह के स्रोत की भी यहाँ पे बात नहीं कर रही है विधायिका के संबंध में। ठीक है, दूसरा इसमें यह है कि ये गैर न्यायिक है और इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ठीक है, ऐसी दो बातें इसके बारे में कही जाती हैं। और एक 2020 का जो क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ। भारत के संविधान की प्रस्तावना फिल इन द ब्लैंक है। क्या है इस ब्लैंक में? संविधान का हिस्सा है लेकिन इसका कानूनी प्रभाव नहीं है। संविधान का हिस्सा नहीं है, इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। संविधान का एक भाग और इसका कानूनी प्रभाव किसी अन्य भाग के समान है। संविधान का हिस्सा है लेकिन अन्य हिस्सों से स्वतंत्र, इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। क्या आंसर होगा? बेरूबारी और केशवानंद मामला। ठीक है, आओ एक बार फिर पढ़ते हैं एक लाइन को। संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाद वाली बात मानो, अब बाद वाली बात को कंसीडर करो, पहले वाली नहीं, क्योंकि इसको खारिज किया जा चुका है। हाँ, इसमें फैसला दिया था, अगर कभी पूछा गया तो बताना पड़ जाएगा। प्रस्तावना संविधान का अति महत्वपूर्ण हिस्सा है। संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित महान विचारों को ध्यान में रखकर संविधान का अध्ययन किया जाना चाहिए। प्रस्तावना का यूज जानते हो न्यायपालिका कैसे करती है? तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या के लिए, न्यायपालिका संविधान की व्याख्या हेतु प्रस्तावना का यूज करती है कि प्रस्तावना में ये शब्द जो है वह शामिल किया गया था, हम इसको ऐसे यूज करेंगे। व्याख्या हेतु प्रस्तावना का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का होगा या कोई प्रॉब्लम आएगी तब प्रस्तावना की तरफ ही देखेंगे। और हमने देखा था कि लास्ट जो केशवानंद और LIC का मामला था, इसमें ये कहा था कि जो प्रस्तावना है वो क्या है? संविधान का भाग है। संविधान का भाग नहीं होता ना बच्चों, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो संविधान का ये क्या है बच्चों? संविधान का ये भाग है ना। और अगर संविधान का भाग है, आपको पता है ना कि 42वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें 1976 में 73-74 के बाद डिसीजन दिया गया और 1976 में पहला संविधान और आखिरी संविधान संशोधन हुआ, जिसमें कि 3 शब्द जो है समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, अखंडता को जोड़ा गया था। तो संविधान का एक हिस्सा है लेकिन अन्य हिस्सों से स्वतंत्र, इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं है। किसी अन्य हिस्सों से स्वतंत्र करके आप इसको नहीं देख सकते, बाकी हिस्सों से जोड़कर इसका एक आप देख सकते हैं कि कानूनी प्रभाव है ना। तो यहाँ पर भारत का संविधान की प्रस्तावना हिस्सा है लेकिन कानूनी प्रभाव नहीं है। हिस्सा नहीं है ये तो वैसे ही गलत हो गया। एक भाग है, कानूनी प्रभाव किसी हिस्से के समान है, ऐसा भी नहीं है। तो हिस्सा तो है लेकिन अन्य हिस्सों से अगर इसको अलग कर दिया जाए तब ये उससे फिर इसका कानूनी प्रभाव जो है वह नहीं हो सकता। और अब हम आते हैं सबसे लास्ट, संविधान में संशोधन की संभाव्यता। अगर आप भाग मानोगे तो इसमें संशोधन करोगे, भाग नहीं मानोगे तो संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा लिखा है कि संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। अब भाग हमने माना ही नहीं है, जैसे कि संविधान संशोधन और विधि शब्द में अंतर होता है। शब्दों का अंतर समझो, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और विधि या लॉ, इन दोनों में अंतर है। संविधान संशोधन बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसी प्रक्रिया है कि एक आर्टिकल इसके लिए स्पेशली प्रोवाइड किया है, आर्टिकल 368, एक विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। सामान्य लोग कोई भी लो आए है ना। तो यहाँ पर इस बात को समझो, आर्टिकल 368 में संशोधन की बात की गई है। प्रस्तावना में 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है प्रश्न है भाई, है ना। क्या शब्द को पढ़ लेना। केशवानंद भारती मामला आया और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता क्योंकि संविधान का भाग नहीं। ठीक है, ये विचार पहले उठा था। याचिकाकर्ता ने कहा था कि अनुच्छेद 368 के जरिए संविधान के मूल तत्व, मूल विशेषता प्रस्तावना में उल्लेखित को ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। वर्तमान में याद रखना कि वर्तमान में जो स्टेटस है, एक संशोधन तो वैसे भी हो चुका है, 42वां संविधान संशोधन, है ना। बेरूबाड़ी मामले में ये कहा था कि भाग नहीं है ना, संशोधन नहीं किया जा सकता। बाद में इसमें कुछ संशोधन की व्यवस्था की गई थी, 1976 में किया भी गया था। लेकिन याद रखना कि अगर हम वर्तमान में देखेंगे बच्चों कि ये बेसिकली जो याचिका आई थी उसमें ये कहा गया था कि इसमें संशोधन
इसलिए ना किया जाए या फिर ऐसा संशोधन नहीं किया जाना चाहिए कि इसकी जो मूल बातें हैं, बुनियादी बातें, उसको बदल दे, क्योंकि अगर मूल विशेषताओं में हमने संशोधन कर दिया तो हमारे संविधान की जो इमारत है वो बेसिकली नेगेटिव रूप से इम्पैक्ट होगी, उसको नकारात्मक रूप से जो है वह प्रभावित होगी। तो संविधान की इमारत प्रस्तावना में मूल की जो इमारत है वह प्रस्तावना में जो मूल तत्व दिए गए हैं उन पर आधारित है, तो उन पर संशोधन नहीं किया जा सकता, है ना, उनमें संशोधन जो है वह नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था को याद रखना कि न्यायालय वो बेरुबारी और केशवानंद वाला, ठीक है। तो 368 के तहत क्या संशोधन किया जा सकता है, क्या नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके मूल तत्वों को नहीं बदला जा सकता। तो आज की क्लास यहीं पे हमारी खत्म होती है। संविधान की प्रस्तावना हमने बात की, संवैधानिक ढांचा, अच्छा ऐतिहासिक संविधान का निर्माण, अवधारणा, विशेषता, हाँ ये प्रस्तावना, विषय वस्तु, प्रस्तावना के तत्व, मुख्य शब्द, महत्व। हमने सबसे पहले देखा कि उद्देशिका सबसे पहले अमेरिका के संविधान में सबसे पहले इसको जो है वह शामिल किया गया था, उसके बाद विभिन्न देशों ने अपनाया, भारत ने भी अपनाया, दार्शनिक भाग के रूप में इसको कहा जाता है, ठीक है। परिचय पत्र या भूमिका या कुंजी नोट इसको कहा जाता है कि ये सार है, एक समरी है। एन पालकीवाला ने कहा कि संविधान का परिचय पत्र केवल एक बार संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976, 3 शब्दों को अब तक जोड़ा गया, ठीक है। तो वर्तमान में क्या स्टेटस है, वर्तमान में ये जो है वह भाग है, संविधान का भाग प्रस्तावना है, ठीक है, क्लियर। लेकिन और बाकी जो भाग है उनकी व्याख्या के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसको स्वतंत्र कर दिया गया बाकी भाग से तो इसका कानूनी प्रभाव नहीं रह जाएगा। ये वर्तमान में स्टेटस है, ठीक है। तो संविधान की प्रस्तावना आपको याद करनी है, एक बार फिर पढ़ देती हूँ। शुरू है, ये हमारे संविधान का पहला स्टेटमेंट है और पहले शब्द है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसका मतलब ये है कि जो भी शक्ति का स्रोत है संविधान में वह भारत की जनता है, ठीक है। सो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता 5 तरह की, है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता 2 तरह की प्राप्त कराने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद के द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मुख्य तत्वों की बात करेंगे तो अधिकारों का सोर्स, प्रकृति, उद्देश्य और जो तिथि है इसको बताता है। हमने जाना कि बंधुता, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक न्याय, इक्वालिटी, स्वतंत्रता, हम भारत के लोग, समाजवाद, प्रभुत्व संपन्न, ये सब जो है ये इसके मुख्य शब्द हैं। संप्रभुता का मतलब है हम किसी अन्य देश पे निर्भर नहीं है ना, कोई ऊपर शक्ति नहीं, हम अपने आंतरिक और बाहर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। समाजवाद की हमने बात की थी, समाजवाद या सोशलिस्ट में हमने देखा था कि 1976 42वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। और हमने लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया है, ना कि साम्यवादी। हमने मार्क्सवाद और गांधीवाद का संतुलन अपनाया, लेकिन गांधीवाद पर हमारा जो झुकाव है वह रहा। और यहाँ पर इंदिरा गांधी का कथन आपको याद रखना है कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है और हम जब चाहे आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र और राष्ट्रीयकरण करेंगे, राष्ट्रवाद हमारा समाजवाद नहीं है। धर्मनिरपेक्षता की बात करेंगे, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा, 25 से 28 तक जो है वही शामिल किया गया। डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो लोकतंत्र के 2 प्रकारों की बात की गई, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में 4 इसके औजार होते हैं, 4 इसके टूल है, रेफरेंडम इनिशिएट करना, रिकॉल करना, प्लेबसाइट करना, ठीक है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हमने अपनाया, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम इसको कहा जाता है। तो संसदीय व्यवस्था को हमने देखा कि संसदात्मक जो व्यवस्था है उसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। ऐसा क्यों? क्योंकि विधायिका को लोगों ने चयन किया है और लोकतंत्र में लोगों का महत्व है। तो हमने देखा था कि प्रत्यक्ष में 4 लोग है, 4 उसमें टूल्स है, लोगों की सीधी भागीदारी है। अप्रत्यक्ष प्रतिनिधि लोकतंत्र के 2 अन्य प्रकार है, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक व्यवस्था। अगर अमेरिका ने अध्यक्षात्मक व्यवस्था को अपनाया तब भी वहां पे लोकतंत्र है, ठीक है। तो संसदात्मक व्यवस्था की हमने बात की, हमने देखा कि गणतंत्र जो है वह क्या है, रिपब्लिक का मतलब है कि विशेष अधिकार वर्ग नहीं है और हर सार्वजनिक कार्यालय में बगैर किसी भेदभाव के नागरिक सभी नागरिकों के लिए खुला रहेगा। यह गणतंत्र है। गणतंत्र शब्द हमने कहां से लिया है? फ्रांस से लिया है, ठीक है। चलो आगे हमने देखा कि भारत का स्टेटस क्या था। 26 जनवरी 1950 की बात की जा रही, जबकि संविधान संशोधन 42वां नहीं हुआ है, तो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में होगा, ठीक है। तो हमारा बेसिकली क्या होगा, एक सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है ये स्टेटस है। कुछ क्वेश्चंस की हमने बात की, स्वतंत्रता जो है वह क्या है, ठीक है। हमने देखा इक्वालिटी की बात की, बंधुत्व की बात की, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, और लास्ट हमने संविधान की संभावना देख लिया। तो संविधान की संभावना में याद रखना कि वर्तमान में ये है कि ये संविधान का भाग है और किसी अलग से पृथक, अगर इसको पृथक कर दिया जाए किसी भाग से, तब इसमें इसका जो कानूनी प्रभाव है वह नहीं रह जाएगा। तो ये टेलीग्राम है फॉर क्लास PDF। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, ठीक है।
क्लास को ज़रूर बताएं कि कैसी लगी, और साथ ही आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया, कन्फ्यूज़न है, तो आप ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट जो है, जब भी आपके डाउट सेशंस होंगे या आपकी एक प्रैक्टिस सेशन या टेस्ट टाइप का कोई क्लास होगा जो कि लाइव सेशन होगा, उसमें हम उन सभी डाउट्स को देख लेंगे। पर पहले 5-10 चैप्टर्स हो जाए, जिससे हमारे पास एक ठीक ठाक मैटर हो जाए कि हम उससे 50 क्वेश्चन के आसपास बना सकें। तो आप जो नोट्स है वह बनाते रहिए, ध्यान से अटेंटिव होकर क्लासेस देखिए, और पूरी बुक जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, पॉलिटी के क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।